आज के प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 से 40 नंबर के क्वेश्चन तक को हमने देख लिया पिछली वीडियो में। आज यहाँ देख रहे हैं तो क्वेश्चन जैसा हमारे पास में दिखाई दे रहा है। एक संस्था अधीनस्थों के कार्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी? ऑप्शन में है विशेष एवं महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में परिमाप निर्धारित करना तथा इनकी वास्तविक कार्यों से तुलना करना। बी है कार्य परिणाम की जांच व रिपोर्ट तैयार करना। सी है विश्लेषण करना। डी है सुधारात्मक कार्यवाही करना। डी है उपरोक्त सभी। ये मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऑप्शन में जो आपको मिलेंगे वो केवल मिलेंगे 4 ऑप्शन। तो यहाँ इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हाँ, अगर जो ऑप्शन होंगे वो कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर होगा, ये सभी कार्य जो बताए गए हैं सभी प्रक्रिया अपना सकती है संस्था, यानी राइट आंसर इसका ई होगा। अगला क्वेश्चन है होल्डन, फिश और स्मिथ के अनुसार व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकीय नियंत्रण का क्षेत्र है। ऑप्शन में दे रखा है नीतियों पर नियंत्रण, संगठन पर नियंत्रण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, लागतों पर नियंत्रण, मजदूरी व वेतन पर नियंत्रण, पूंजी व्ययों पर नियंत्रण, शोध विकास पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इतने ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन 4 ही होते हैं। 4 में से अब ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन इनमें से दे दे और चौथा ऑप्शन जो है वो उसमें लिख दे उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। फिलहाल यहाँ हमें देखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले हम राइटर्स जो विद्वान यहाँ पर नाम दे रखे हैं वो दे रखे हैं होल्डन, फिश और स्मिथ। इन तीनों के ही अनुसार व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकीय नियंत्रण का क्षेत्र है, और वो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा संगठन पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर संगठन पर नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधक के प्रमुख कार्य हैं। प्रबंधक के प्रमुख कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, बजट, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी कार्य प्रबंधन में आते हैं। यानी जी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बजट नियंत्रण पद्धति के तत्व हैं। बजट नियंत्रण पद्धति योजना, समन्वय, नियंत्रण, सूचना, समीक्षा, अनुवर्तन, उपयुक्त सभी तत्व। राइट आंसर इसका भी जी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ बजट नियंत्रण का लाभ नहीं है? भावी परिस्थितियों पर बुद्धिमत्ता का विचार, मानक प्रमापों में सहायक, आंतरिक संघर्ष, लाभों में स्थिरता। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंतरिक संघर्ष, सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बजट नियंत्रण पद्धति की हानि का नहीं है? ऑप्शन ए असंतुलित कार्यवाही, तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। सी है बजट प्रणाली के यंत्रबद्ध होने की संभावना। डी है उत्तरदायित्व का निश्चयन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है उत्तरदायित्व का निश्चयन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है केंद्रीकरण का अर्थ है। अब केंद्रीकरण का क्या अर्थ है? केंद्र के पास रहना, केंद्र से दूर रहना, केंद्र से ना पास रहना और ना दूर रहना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ए, केंद्र के पास रहना।
अगला क्वेश्चन है, सामान्य शब्दों में केंद्रीकरण का अर्थ है। सामान्य शब्दों में केंद्रीकरण का अर्थ केंद्र से दूर रहना, केंद्र के पास रहना, केंद्र से ना दूर रहना ना। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, वो केंद्रीकरण है और यहाँ विकेंद्रीकरण है। ये केंद्रीकरण था, यहाँ विकेंद्रीकरण है। तो विकेंद्रीकरण है, इसका राइट आंसर होगा ए, केंद्र से दूर रहना। किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? ये बात जो कही है इसको समझ लें। मैंने पिछली वीडियोज में आप लोगों को सिखाया था कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो एलन है। एलन या मूरी या टेलर या फ्योल। तो ये कथन जो है ए यानी एलन का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समस्त संगठन में व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधी अधिकारों को अधीन व्यक्तियों को सौंपने से है। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? ये यानी ये कथन अगर है तो किससे संबंधित है? केंद्रीकरण से संबंधित है या ऑप्शन ए है, विकेंद्रीकरण से संबंधित है या केंद्रीकरण से संबंधित है या प्रत्यायोजन से संबंधित है या आदेश की एकता से संबंधित है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा विकेंद्रीकरण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से अधीनस्थ क्वेश्चन है 51, जिसमें है विकेंद्रीकरण से अधीनस्थ अधिकारियों के महत्व में वृद्धि होती है। तो केंद्रीकरण से क्या होता है ये हमें देखना है। पहले हमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ मालूम होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो भी उच्च अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थों से कार्य तो लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते हैं। इसे केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण में ये होता है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्णय लेने का भी अधिकार देते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब विकेंद्रीकरण है तो इसमें अधीनस्थों का अधिकारियों के महत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि उनको अधिकार दिया जाता है। और केंद्रीकरण में जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता है, तो उनका महत्व जो है, अधीनस्थों का जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी होगा, यानी हिरास हो जाता है, कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बनता है, प्रत्येक बात जिससे अधीन अधिकारी की भूमिका का महत्व बढ़ता है विकेंद्रीकरण है, तथा प्रत्येक बात जिससे उसका महत्व घटता है केंद्रीकरण है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन लिखा गया है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, यहाँ पे इसका अर्थ भी आ गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कन्फ्यूज वो था कि इसका मैंने अर्थ भी बताया था, वो यही चीज़ था। तो ये हमारे पास का राइट आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा ही ये कथन दिया गया है कि केंद्रीकरण में अधीनस्थ कर्मचारी का महत्व घट जाता है और विकेंद्रीकरण में महत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण संगठन का एक रूप नहीं है। विकेंद्रीकरण संगठन का एक रूप नहीं है, ये बात सत्य है, असत्य है, या सत्य असत्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में है सत्य है, क्योंकि विकेंद्रीकरण जो है वो संगठन का कोई भी स्वरूप नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विकेंद्रीकरण विस्थापनीयकरण से भिन्न है। ये कथन सत्य है, असत्य है, या सत्य और असत्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये भी कथन हमारे पास बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, संस्था की फैक्ट्रियों
संस्था की फैक्ट्रियों या कार्यालयों को प्रधान कार्यालय से दूर स्थापित करने से आशय है। ये दूर उनको स्थापित किया जा रहा है किसी भी संस्था की, चाहे वो फैक्ट्री या कार्यालय को प्रधान कार्यालय से दूर स्थापित करने से है। तो इसका क्या आशय है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण या विस्थापनीयकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो होगा विस्थानीकरण। तो ये विस्थानीयकरण इसका प्रयोग होगा जब भी कोई मुख्य कार्यालय से दूर कार्यालय स्थापित किया जाता है तो उसको विस्थानीयकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक कंपनी जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है अपनी फैक्ट्री कोटा में और दूसरी जयपुर में खोलती है तो यह कार्य कहलाएगा। अब ये कार्य कौन सा कहलाएगा? क्योंकि दूर खोला गया है तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, विस्थानीकरण। ऊपर भी यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, किसी व्यावसायिक संगठन में केंद्रीकरण की मात्रा कम है या अधिक, इसका पता किन आधारों पर लगाया जा सकता है? निर्णयों की संख्या पर, निर्णयों के महत्व पर, या निर्णयों का प्रभाव, निर्णयों पर नियंत्रण, या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका ई होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्था में केंद्रीकरण किन कारणों से कराया जाता है? व्यक्तिगत नेतृत्व की सुविधा के लिए, क्रियाओं में समन्वय के लिए, कार्यों में एकरूपता के लिए, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो केंद्रीकरण में जो राइट आंसर होगा इसके हिसाब से ई होगा, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन होगा, एक व्यावसायिक संगठन विकेंद्रीकरण क्यों करता है? इसके कारण है उच्च अधिकारियों का कार्यभार कम करने के लिए, विस्थानीकरण की सुविधा प्राप्त करने के लिए, उत्पादन व विपणन कार्यों को महत्व देने के लिए, प्रबंधकों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे कार्य हैं विकेंद्रीकरण के ही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ई, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कारण विकेंद्रीकरण को प्रभावित बनाता है? समुचित केंद्रीकरण, प्रबंधकों का विकास, संप्रेषण व समन्वय की व्यवस्था, उपयुक्त नियंत्रण द्वारा, उपयुक्त स्थानीयकरण द्वारा, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इसका, क्योंकि सारे के सारी चीज़ें हैं जो प्रभावी बनाती हैं विकेंद्रीकरण को, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा विद्वान है जिसे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतों रूप में दिखाई पड़े? वह कौन सा विद्वान है यह संगठन के पुराने जितने भी सिद्धांत हैं वो कहावतों के रूप में दिखाई पड़े? हेनरी फ्योल, गुलिक, हर्बर्ट साइमन, डार्विन, मेयो। अब यहाँ 5 नाम यहाँ पर दे दिए हैं, ऑप्शन में आपको जानते ही हैं, 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? किसको ऐसा लगा था? तो ये राइट आंसर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने जो बताया पुराने सिद्धांतों को वह कहावतों के रूप में उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन है, पोस्टकॉर्ब, ये आ भी चुका था। पोस्टकॉर्ब शब्द में प्रबंध के किस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? संगठन, कार्मिक प्रबंध, प्रतिवेदन, संप्रेषण, नेतृत्व। इनमें से कौन से कार्य को पोस्टकॉर्ब में सम्मिलित नहीं किया गया है? अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो उनमें भी ये बताया था पोस्टकॉर्ब का, इसके बारे में, इसका किसने प्रतिस्थापन किया था, और ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी कौन सा क्या क्या इनकी फुल फॉर्म होगी हर लेटर की वो बताई गई थी। तो उनमें से कौन सा ये सम्मिलित उनमें नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेतृत्व। नेतृत्व उसमें नहीं है। पिछली वीडियो पे आप जा करके देख सकते हैं, पूरा इसका आपको मिल जाएगा पोस्टकॉर्ब का।
पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण के आलोचक हैं। अब वो आलोचक कौन है? मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक, नौकरशाही दृष्टिकोण के समर्थक, वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है, क्वेश्चन को देखें, पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण के आलोचक हैं, यानी आलोचक हैं इसके, यानी विरोधी हैं। तो मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक जो हैं वो इसके विरोधी हैं, आलोचक हैं। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों का समर्थक है। प्रशासन की तकनीकों व विधियों पर बल देता है। प्रशासन को मानवीय पहलू से देखता है। प्रशासन की विषय वस्तु पर अधिक बल देता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास में इसका होगा बी, प्रशासन की तकनीकों व विधियों पर बल देता है। जो प्रबंध से संबंधित विधियां हैं, तकनीकी हैं, उन पर ये बल देता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट कृति किस विद्वान की है? ये पूरी एक पुस्तक है और लिखी गई थी वो किस विद्वान के द्वारा? टेलर की, गुलिक की, साइमन की, या बर्नार्ड की, या मेयो की? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है गुलिक की। ये गुलिक ने इसका प्रतिपादन किया था, इसको पूरे को लिखा था, तैयार किया था इसको। पोस्टकॉर्प में आर अक्षर किसका प्रतीक है? आर रिटायरमेंट का है, रिपोर्टिंग का है, रेवेन्यू का है, रिस्क का है, या रोल का है? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो राइट आंसर है रिपोर्टिंग, यानी बी। अगला क्वेश्चन आता, क्या प्रबंध एक पेशा है? प्रबंध एक पेशा है, हाँ या नहीं, कह नहीं सकते, या कुछ सीमा तक? तो राइट आंसर जो है वो होगा हाँ। तो प्रबंध एक पेशा है। पेशेवर व्यक्ति, आप सब जानते ही हैं कि पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं, जो अपने द्वारा किए गए कार्य के बदले में कुछ एक निर्धारित शुल्क लेते हैं, लेकिन ये शुल्क लेने के लिए उन्हें कुछ डिग्रियां हासिल करनी होती हैं। जैसे डॉक्टर है, इसको चिकित्सक भी कहते हैं, वकील है, अध्यापक है, प्रोफेसर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, ये सब पेशेवर व्यक्ति ही हैं। तो प्रबंध एक पेशा है। अगला क्वेश्चन है, मैकफरलैंड के अनुसार एक पेशे के तत्व हैं सिद्धांतों, तकनीकों, चतुराई एवं विशिष्ट ज्ञान का होना। सिद्धांतों के औपचारिक प्रशिक्षण तथा संवहन की व्यवस्था, सेवा की प्रकृति एवं परिणाम पर आधारित फीस का लेना, पेशे के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जितने भी ये चीज़ें हैं एक प्रबंधक के अंदर होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित नहीं है? निर्देश की समानता, आदेशों की समानता, अनुशासन का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध, कार्य वितरण। तो यहाँ बात जो पूछी गई है वो नेगेटिव पूछी गई है। किसके बारे में? हेनरी फ्यूल के बारे में। ये सब मैंने पढ़ाया था। तो हेनरी फ्यूल के बारे में निर्देश की समानता है, आदेशों की भी समानता है, अनुशासन की भी समानता है, कार्य वितरण की भी समानता है, यानी आंतरिक प्रबंध की जो समानता है ये नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा डी, क्योंकि नेगेटिव जो हुआ वो आंतरिक प्रबंध हुआ। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं। ऑप्शन ए, अच्छी कार्यकुशलता एवं श्रेष्ठ तकनीकी के कारण उत्पादन की किस्म में सुधार और मात्रा में वृद्धि। बी है, श्रमिकों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के कारण श्रम संघर्षों में कमी। सी है, नियोजित ढंग एवं श्रेष्ठ उत्पादन विधियों के अपनाने से लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चितता। डी है, कार्य विधि में सुधार एवं उचित अवसरों के प्रयोग से कार्य निष्पादन में सरलता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ होगा, क्योंकि जितनी भी यहाँ चीज़ें दी गई हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सभी से यहाँ पर लाभ है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ई। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की दृष्टि से
संगठन का अर्थ है प्रबंध की दृष्टि से व्यक्तियों का समूह, या फिर प्रक्रिया, या फिर अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह भी है और प्रक्रिया भी है, तो इस हिसाब से अब ये दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं डी में, ए एवं डी। तो राइट आंसर जो होगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रबंध की दृष्टि से व्यक्तियों का एक समूह कहलाता है कंपनी, संगठन, घर या बारात। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा संगठन। क्वेश्चन को देख लें, प्रबंधन की दृष्टि से व्यक्तियों का एक समूह वो एक संगठन कहलाता है। कंपनी पे नहीं जाना है, संगठन ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधक की दृष्टि से प्रबंधक की दृष्टि में लोगों की भीड़ भाड़ एक संगठन है। भीड़ भाड़ की यहाँ पर बात चल रही है, प्रबंधक की दृष्टि में लोगों की भीड़ भाड़ एक संगठन है। ये बात सत्य है या असत्य है, या कह नहीं सकते, या कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। भीड़ भाड़ वाली जगह को संगठन नहीं कहा जाता है। संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। यह कथन दिया गया है। अब यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैकफारलैंड का है ये कथन, या फिर मूने एवं रैले का है, या बर्नार्ड का है, या फिर आर.सी. डेविस का है। तो ये बात कही थी मैकफारलैंड ने। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है। संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो कहा गया है आर.सी. डेविस का है ये कथन, या मूने व रैले का है, या गुलिक का है, या टेरी का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मूने व रैले। ये कथन मूने व रैले का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करता है। यह कथन किसका है? आर.सी. डेविस का है, मूने एवं रैले का है, या गुलिक का है, या टेरी का है। तो ये कथन जो हमारा है वो है ए, आर.सी. डेविस का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी मानव समूह से संचार एवं अन्य संबंधों के जटिल कलेवर को संगठन कहते हैं। लाइन को दोबारा पढ़ लें। किसी मानव समूह से संचार एवं अन्य संबंधों के जटिल कलेवर को संगठन कहते हैं। यह कथन है हार्वर्ट ए. साइमन का, थियो हेमन का, न्योल का, या ब्रंटन का। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ए, हार्वर्ट ए. साइमन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संगठन अंशतः संरचनात्मक संबंधों का प्रश्न है, अंशतः मानवीय संबंधों का मामला है। यह कथन है। अब यह कथन किसका है? न्यूएल तथा ब्रंटन का है, किम्बाल का है, थियो हेमन का है, या फिर हॉज का है। तो राइट आंसर जो इसका होगा ये न्यूएल तथा ब्रंटन का है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, परिभाषाएं जो होती हैं, जो कथन होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसलिए उनके राइटर जो भी होते हैं उनको ज़रूर याद रखा जाए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा संगठन का उदाहरण नहीं है? कंपनी, साझेदारी फर्म, मेला, क्लब। कौन सा इसमें नहीं है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमें देखना है, कंपनी भी एक संगठन का रूप है, साझेदारी फर्म भी है, क्लब भी है, लेकिन मेला नहीं है। और यहाँ पर नहीं ही पूछा है, नेगेटिव आंसर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्रॉस वाला हुआ, नेगेटिव वाला हुआ, मेला, यानी सी। यानी राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संगठन की प्रकृति में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? संगठन की प्रकृति में व्यक्तियों का समूह होना, लक्ष्य होना,
मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय, प्रबंध की एक व्यवस्था। तो ये भी राइट आंसर है। व्यक्तियों का समूह होता है तभी संगठन बनता है। संगठन जब भी बनता है जब कोई पहले से लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय, तो समन्वय होता ही है। प्रबंध की एक व्यवस्था, तो प्रबंध की व्यवस्था तो होती ही है। यानी सारे के सारे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। यानी राइट आंसर उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।